जरा एक पल के लिए गुजरात के कच्छ की कल्पना कीजिए। मतलब तपता हुआ सूरज, दूर दूर तक फैली हुई सूखी जमीन और पानी की ऐसी किल्लत कि हर एक बूंद कीमती है। बिल्कुल। अब अगर हम सोचें कि उसी बंजर जमीन से एक ऐसी खास फसल उगाई जा रही है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और हर महीने यूरोप और जापान जैसे देशों से 1.5 करोड़ रुपए का राजस्व ला रही है। जी, ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगता है ना। एग्जैक्टली। पर ये कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि आज के हमारे इस गहन विश्लेषण की सबसे दिलचस्प सच्चाई है। आज के शो में हम विकसित भारत 2047 के ब्लूप्रिंट से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेजों, आंकड़ों और इन्फोग्राफिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा लक्ष्य सिर्फ इन स्लाइड्स को पढ़ना नहीं है, बल्कि मैं चाहूंगी कि हम इसके पीछे छिपे राष्ट्र निर्माण और कृषि विकास के अर्थ को समझें। जी बिल्कुल। और अगर हम शुरुआत करें तो जो पहली इमेज हमारे सामने है वो बहुत कुछ कह देती है। एक तरफ लहलाते हरे खेत दिख रहे हैं और दूसरी तरफ फैले हुए विशाल सोलर पैनल्स। हाँ, वो तस्वीर बहुत ही शक्तिशाली है ना। देखिए, ये तस्वीर आधुनिक भारत की दोहरी शक्ति को दर्शाती है। अन्नदाता की मेहनत और नवाचार की ऊर्जा। कृषि और नीतियां कैसे एक साथ मिलकर 2047 के भारत की आधारशिला रख रही हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ये कोई साधारण प्रगति नहीं है, मतलब ये एक संरचनात्मक बदलाव है। बिल्कुल सही कहा। ये बातें सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगती हैं, लेकिन जब हम कच्चे डेटा पर नजर डालते हैं, मेरा मतलब है स्लाइड नंबर 2 के मैप डायग्राम पर, तो क्या हम वाकई उस दिशा में बढ़ रहे हैं? अगर हम आंकड़ों को देखें तो भारत दुनिया की खाद्य सुरक्षा के बिल्कुल केंद्र में खड़ा है। इस मैप को अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझें तो स्पष्ट होता है कि दुग्ध उत्पादन में 239.30 मिलियन टन के साथ भारत दुनिया में नंबर 1 है। वाओ, नंबर 1। जी, और सिर्फ दूध ही नहीं, नारियल उत्पादन में भी हम टॉप पर हैं। इसके अलावा चावल और गेहूं, जो कि आधी दुनिया का मुख्य आहार है, उसमें हम मजबूती से दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन आज ये ऐसा है जैसे भारत दुनिया की रसोई का मुख्य प्रबंधक बन गया है। बिल्कुल सटीक तुलना है। लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कैसे हुई? मतलब क्या ये सब रातों रात हो गया? देखिए, ये अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे एक लंबा सफर है जो हमें इस प्रेजेंटेशन के अगले हिस्से यानी पिछले 1 दशक के नीतिगत सुधारों की ओर ले जाता है। अगर हम तीसरी स्लाइड की टाइमलाइन को देखें, हाँ, जो एक पेड़ की जड़ों के डायग्राम की तरह दिख रही है, एग्जैक्टली। उस डायग्राम के जरिए 2014 से 2025 तक की यात्रा को बहुत अच्छे से समझाया गया है। 2014-15 की आधार रेखा से शुरू करें, जहां धान का उत्पादन लगभग 1054 लाख टन था। उसके बाद 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना आई। अच्छा, तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड असल में करता क्या है? ये एक तरह का वैज्ञानिक मृदा प्रबंधन है। पहले किसान अंदाजे से खेतों में यूरिया डाल देते थे। सॉइल हेल्थ कार्ड ने हर खेत की मिट्टी का परीक्षण किया और किसान को बताया कि मिट्टी को किस पोषण की जरूरत है। इससे उत्पादकता में गजब का उछाल आया। यानी हमने खेती को कस्टमाइज कर दिया। जी हाँ। और फिर 2019 में जो पीएम कुसुम योजना आई, उसने तो कृषि और सौर ऊर्जा का एकीकरण ही कर दिया। हम इस पर आगे और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इन नीतियों ने उत्पादन को कैसे बढ़ाया, ये चौथी स्लाइड के बार चार्ट में साफ दिखता है। हाँ, मैं उस बार चार्ट को देख रही हूँ। उसमें एक बहुत ही स्पष्ट ग्रोथ एरो है। बिल्कुल, वो ग्रोथ एरो धान उत्पादन के ऐतिहासिक कीर्तिमान को दर्शा रहा है। 1054 लाख टन से शुरू होकर 2023-24 में 1378 लाख टन का रिकॉर्ड। और 2024-25 के लिए तो ये अनुमान 1199 लाख टन से ऊपर का है। जी, लेकिन देखिए, केवल तकनीकी वृद्धि काफी नहीं होती है। यहीं पर 8वीं स्लाइड का महत्व आता है, जहां एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की गई है। एमएसपी के बारे में काफी बहस होती है, लेकिन आर्थिक नजरिए से धान के लिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी किसानों के लिए एक आर्थिक ढाल का काम करता है। मतलब ये उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से बचाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लग रही है कि हम केवल बीज ज्यादा नहीं बो रहे हैं, बल्कि मिट्टी की सेहत और किसानों की आर्थिक सुरक्षा दोनों को वैज्ञानिक तरीके से मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और उत्पादन में इस भारी वृद्धि के बाद ये समझना भी जरूरी है कि भारत के अलग-अलग राज्य कृषि को किस नजरिए से देखते हैं। 5वीं स्लाइड का इन्फोग्राफिक इसी तुलना को दिखाता है। हाँ, उत्तर प्रदेश बनाम पंजाब की तुलना। जी, एक तरफ उत्तर प्रदेश का मॉडल है, जिसे हम विशाल क्षेत्रफल मॉडल कह सकते हैं। उनके पास लगभग 79.76 लाख हेक्टेयर जमीन है। बहुत बड़ा हिस्सा है ना। और दूसरी तरफ पंजाब का तकनीकी दक्षता मॉडल है,
जहां क्षेत्रफल कम होने के बावजूद उपज 4527 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। क्षेत्रफल और उत्पादकता के बीच ये संतुलन बहुत आवश्यक है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर यूपी भी पंजाब की तरह तकनीक का इस्तेमाल करे तो उत्पादन के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही तो भविष्य की रणनीति का हिस्सा है। यूपी के पास जमीन है और पानी की स्थिति भी बेहतर है। अगर वहां तकनीकी दक्षता आ जाए तो परिणाम अद्भुत होंगे। ये तो हुई अनाज की बात। हाँ। लेकिन अब थोड़ा अनाज से हटकर वाणिज्यिक फसलों की बात करते हैं। छठी स्लाइड में कपास की जो नई राजनीति और रैंकिंग दिखाई गई है वो काफी दिलचस्प है। हाँ, कपास उत्पादन में महाराष्ट्र और गुजरात की कड़ी टक्कर है। इस इन्फोग्राफिक में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 24.80% है और गुजरात की 24.08%। एकदम कांटे की टक्कर है। ऐसा क्यों है? देखिए, इसके पीछे दोनों राज्यों के अलग अलग मॉडल हैं। महाराष्ट्र मुख्य रूप से वर्षा आधारित यानी रेनफेड मॉडल पर निर्भर है। वहां की मिट्टी और प्राकृतिक परिस्थितियां उनका साथ देती हैं। और गुजरात ने सिंचित मॉडल यानी इरिगेटेड H4 बीजों का रास्ता चुना है। मतलब उन्होंने तकनीक और सिंचाई के बुनियादी ढांचे का सहारा लिया है। तकनीक की बात हो ही रही है तो 9वीं स्लाइड पर जो डिजिटल समावेशन की जमीनी हकीकत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहां कपास किसान ऐप का जिक्र है। जी, ये ऐप पंजीकरण और पारदर्शिता के लिए बहुत शानदार टूल है। इससे किसानों को बाजार के भाव और अन्य जानकारियां सीधे फोन पर मिल जाती हैं। लेकिन क्या इस तस्वीर का कोई दूसरा पहलू भी है? मतलब क्या हर किसान इसे इस्तेमाल कर पा रहा है? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम विदर्भ और मराठवाड़ा के गांव में जाएं तो वहां डिजिटल साक्षरता की भारी कमी है। डायग्राम के दोनों पक्षों को देखें। एक तरफ तकनीकी लाभ हैं तो दूसरी तरफ ये जमीनी चुनौतियां। स्मार्टफोन सबके पास नहीं है और जिनके पास हैं उन्हें इसका व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं आता। ये बिल्कुल वैसा है कि आपने दुनिया की सबसे बेहतरीन कार तो बना दी, लेकिन अगर ड्राइवर को उसे चलाना ही नहीं आता तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। एग्जैक्टली, बहुत ही सटीक एनालॉजी है। मतलब तकनीक तभी सफल है जब जमीनी स्तर पर साक्षरता हो। बिल्कुल। अब अगर हम कपास की इन स्थानीय चुनौतियों से थोड़ा आगे बढ़े तो 11वीं स्लाइड में एक बेहतरीन केस स्टडी है। ये दिखाती है कि कैसे एक खास तरह की फसल वैश्विक अर्थव्यवस्था में गेम चेंजर बन सकती है। ओह, आप कच्छ के काला कॉटन की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था? जी हाँ, इस मैप और एक्सपोर्ट कनेक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि ये काला कॉटन पूरी तरह से जैविक है और सबसे बड़ी बात, ये सूखा प्रतिरोधी है। मतलब इसे पानी की बहुत कम जरूरत होती है। बिल्कुल, ना के बराबर। और इसकी मांग इतनी है कि ये सीधे यूरोप और जापान को निर्यात होता है, जिससे करीब 1.5 करोड़ रुपए प्रति माह का राजस्व आता है। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे एक स्थानीय उत्पाद ग्लोबल ब्रांड बन सकता है। और अगर हम 10वीं स्लाइड के निर्यात आंकड़ों को देखें तो भारत एक वैश्विक अन्न भंडार के रूप में भी उभर रहा है। जी, वहां जो बंदरगाह के दृश्य और आंकड़े हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। चावल निर्यात से 86,193 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। 86,000 करोड़ से ज्यादा, और उसमें 5.24 मिलियन टन तो सिर्फ बासमती का निर्यात है। बिल्कुल, लेकिन देखिए, इसे केवल विदेशी मुद्रा कमाने के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। तो इसका और क्या अर्थ है? जब भारत दुनिया के इतने देशों का पेट भरता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की एक बहुत मजबूत सॉफ्ट पावर को स्थापित करता है। ये वैश्विक खाद्य सुरक्षा में हमारी भूमिका को दर्शाता है। यानी हम सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे हैं बल्कि एक वैश्विक निर्भरता बना रहे हैं। और निर्यात की इस सफलता से ये भी स्पष्ट होता है कि भारत के अलग अलग राज्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल, इसे हम प्रतिस्पर्धी संघवाद कहते हैं, जिसे 12वीं स्लाइड के डायग्राम में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। हाँ, इसमें 4 राज्यों की विशेषज्ञता दिखाई गई है। जी, अगर हम इसे डिकोड करें तो उत्तर प्रदेश गन्ने में 48.57% का योगदान दे रहा है। महाराष्ट्र सोयाबीन में 48.27% के साथ आगे है। मध्य प्रदेश दालों में 20.40% और गुजरात मूंगफली में 43.72% का योगदान दे रहा है। ये तो बहुत ही स्पष्ट विभाजन है। मतलब हर राज्य अपनी ताकत पर खेल रहा है। सही कहा, हर राज्य की अपनी विशेषता है और यही विविधता भारत की आर्थिक शक्ति बनती है। इसका दूसरा पहिया ऊर्जा है। बिल्कुल, और इसके लिए हमें 7वीं स्लाइड की ओर चलना होगा। जहां राजस्थान के थार रेगिस्तान की तस्वीर है। जी, थार रेगिस्तान, जिसे कभी सिर्फ एक बंजर इलाका माना जाता था,
आज भारत की ऊर्जा क्रांति का केंद्र बन रहा है। उस तस्वीर के बैकग्राउंड में जो विशाल सोलर पैनल्स दिख रहे हैं वो भारत के भविष्य की झलक हैं। वहां की भौगोलिक स्थिति का इसमें कितना बड़ा रोल है? बहुत बड़ा रोल है। वहां उच्च सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा है। इसी वजह से आज वहां की स्थापित क्षमता 7,737.99 मेगावाट है। और लक्ष्य क्या है? 2024-25 तक इसे 30 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य है। वाह, 30 गीगावाट! जी, और ये सब भारत की नेट जीरो प्रतिबद्धता का हिस्सा है। मतलब पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करना और हरित ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाना, ये वाकई में बहुत जरूरी है। लेकिन भविष्य की इस तस्वीर में कुछ बाधाएं भी तो होंगी। मतलब सब कुछ इतना आसान तो नहीं हो सकता। 13वीं स्लाइड में कुछ चुनौतियों का भी जिक्र है। बिल्कुल, चुनौतियां हैं। इस डायग्राम के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन और मॉनसून की अनिश्चितता जैसी गंभीर समस्याएं हैं। कपास पर आयात शुल्क विवाद भी एक मुद्दा है। तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान डायग्राम के राइट साइड में है। स्मार्ट फार्मिंग और जलवायु अनुकूल कृषि। हमें ऐसी तकनीकें अपनानी होंगी जो मॉनसून की अनिश्चितता से निपट सकें। यानी तकनीक ही हमें इस मौसम की मार से बचा सकती है। तो अगर हम इन सारी बातों को, मतलब कृषि, तकनीक और ऊर्जा को एक साथ रखें तो 2047 का महासमीकरण क्या बनता है? ये बहुत ही अहम सवाल है। इसके लिए हमें 14वीं स्लाइड के उस वेन डायग्राम को देखना होगा। इसमें 3 वृत्त हैं जो केंद्र में आपस में जुड़ रहे हैं। हाँ, मैं देख पा रही हूँ। इसे एक मास्टर टीचर की तरह समझा जाए तो पहला वृत्त है पंजाब का उत्पादकता मॉडल, दूसरा है गुजरात और महाराष्ट्र का निर्यात विजन और तीसरा है राजस्थान का ऊर्जा मॉडल। यानी जब ये तीनों मिलते हैं? जी, जब इन तीनों का केंद्रीय एकीकरण होता है तब जाकर विकसित भारत का मॉडल तैयार होता है। उत्पादकता, निर्यात और ऊर्जा, इन तीनों का संयोजन ही हमें महाशक्ति बनाएगा। वाह! यानी अगर हम इसे गणित के एक सूत्र में बांधें तो उत्पादकता प्लस निर्यात प्लस ऊर्जा बराबर अजेय वैश्विक महाशक्ति। बिल्कुल, एकदम सटीक गणित है ये। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं 15वीं स्लाइड के साथ। जी, और इस पूरी चर्चा का सारांश बहुत ही स्पष्ट है। जब किसान की मेहनत, तकनीक की शक्ति और ऊर्जा का नवाचार एक साथ आगे बढ़ते हैं तभी विकसित भारत 2047 का सपना वास्तविकता बनता है। बहुत ही प्रेरणादायक विचार है ये। बिल्कुल, ये केवल एक सपना नहीं है, ये एक रणनीति है जिस पर काम चल रहा है। सही कहा। इस विस्तृत विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं चाहूंगी कि हम सभी एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करें। जरा सोचिए, जब देश का हर गांव न केवल अपने लिए अनाज उगाएगा बल्कि अपनी जरूरत की बिजली भी खुद पैदा करेगा, तो क्या वो दिन वैश्विक सप्लाई चेन के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट नहीं होगा? इस बारे में विचार जरूर करें। आज के इस विश्लेषण में इतना ही।